कमांडो इमरान उस शहर में पहली बार दाखिल हो रहा था। इससे पहले वो दो तीन बार स्टेशन से जरूर गुजरा था। बंबई से लेकर गंज बसौदा तक आसमान पर बादल ही बादल छाए हुए थे। बारिश रुकी हुई थी, मौसम खुशगवार था। स्टेशन के बाहर आकर इमरान ने एक ऑटो रिक्शा लिया और उसे डाक बंगले चलने को कहा। रिक्शा शहर की बारौनक बाजारों में से गुजरता हुआ शहर के बाहर के इलाके में आ गया। यहाँ खेत और दरख्तों के झुंड जगह जगह नजर आ रहे थे। उनमें नारियल और ताड़ के दरख्त भी थे। डाक बंगला उस जगह पर था जहाँ से वाकई कुछ फासले पर दरख्तों की एक दीवार सी खड़ी नजर आ रही थी। यहाँ से जंगल शुरू हो जाते थे। डाक बंगला जदीद टाइप का एक होटल लगता था। ये कोई 5 स्टार होटल तो नहीं था, लेकिन पुरानी तर्ज का डाक बंगला भी नहीं था। कमांडो इमरान सीधा बार रूम में आकर बैठ गया। वहाँ कुछ सयाह और गैर मुल्की बैठे बियर वगैरह पी रहे थे और बातें कर रहे थे। सामने बार रूम का काउंटर था। इमरान की निगाहें बार रूम के काउंटर का जायजा ले रही थी। वहाँ 2 सफेद कपड़ों वाले दुबले पतले नौजवान लड़के ही थे। कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। एक बैरा इमरान की मेज पर भी आ गया। उसने इमरान से पूछा कि साहब क्या लेंगे। इमरान शराब और बियर वगैरह को कभी हाथ नहीं लगाता था। उसने कहा, भाई मेरा पेट कुछ खराब है, आज मैं बियर नहीं पीऊंगा। अगर मुझे सोडे की एक बोतल ला दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बैरा बोला, अभी लाता हूँ साहब। जब बैरा सोडे की बोतल लेकर आया तो इमरान ने उससे पूछा, यार आज गरेटा नजर नहीं आ रही, क्या छुट्टी पर चली गई है? बैरे ने सोडे की बोतल इमरान के सामने रखते हुए कहा, नहीं साहब, आज उसकी शाम की ड्यूटी है, 5 बजे आएगी। उस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। इमरान बार रूम में 2 घंटे नहीं बैठ सकता था। कुछ देर तो वो बार रूम में ही बैठा, थोड़ा थोड़ा करके सोडा पीता रहा। बार रूम में ग्राहकों का काफी रश था। बैरा बिल लेकर आ गया। 3 ग्राहक इमरान की मेज पर आकर बैठ गए और उन्होंने बैरे को विस्की का ऑर्डर दे दिया। इमरान बिल अदा करके खामोशी से उठा और डाक बंगले के बाहर आकर उसके अकब की जानिब चला गया। डाक बंगले के अकब में एक सरसब्ज छोटा सा दालान था जिसमें बांस की कुर्सियां पड़ी हुई थी। इमरान उन कुर्सियों पर बैठकर खामखा देखने वालों की नजरों में नहीं आना चाहता था। वो लॉन के करीब होकर दूसरी तरफ एक छोटी सी कच्ची सड़क पर आ गया जिसकी एक जानिब ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े थे। ये छोटी सी सड़क आगे जंगल की तरफ चली गई थी जिसके दरख्तों की स्याह रंग की दीवार दूर से नजर आ रही थी। सड़क खाली पड़ी थी। ऊपर दरख्तों पर कभी कभी किसी परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती। काफी देर तक कमांडो इमरान उस सड़क पर फिरता रहा। तन्हाई और खामोशी हो तो वक्त इतनी आसानी से नहीं गुजरता, मगर इमरान बड़ा सख्त जान था। उसे अपने आप को या अपने नफ्स को मारना आता था। उसने घड़ी पर निगाह डाली। 1 घंटा गुजर गया था। दिन की रोशनी कुछ सूरज के ढलने और कुछ आसमान पर छाए हुए बादलों की वजह से फीकी पड़ने लगी। दूर जंगल की तरफ से परिंदों के बसेरा लेने की मध्यम आवाजें सुनाई दे रही थी। आसमान पर परिंदों के झुंड जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल की तरफ जाती उसी छोटी सी कच्ची सड़क पर एक जगह खुश्क नाले की पुलिया थी। इमरान पुलिया पर बैठ गया। वो कुछ वक्त और गुजारना चाहता था। जब घड़ी ने 4:30 बजाए तो वो उठकर बार रूम में आ गया। काउंटर पर मर्द ही मर्द नजर आ रहे थे। वहाँ कोई लड़की नहीं थी। इसका मतलब था कि गरेटा अभी तक नहीं आई। इमरान ने सोडा वाटर की एक और बोतल मंगवा ली और उसे ग्लास में डालकर आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। बार रूम की बत्तियां रोशन थी। बार रूम में शाम के वक्त लोग आ गए थे और बियर वगैरह पी रहे थे। बार रूम की फजा सिगरेटों के धुएं, बियर, शराब की बू से बोझल हो रही थी। इतने में एक लड़की पिछले दरवाजे से दाखिल होकर तेज तेज कदम उठाती काउंटर पर आकर खड़ी हो गई। इमरान ने उसे गौर से देखा। उसकी शक्ल हूबहू उस फोटो वाली लड़की से मिलती थी जो सत्तार सेठ ने बंबई में उसे दिखाई थी। 1-2 ग्राहक काउंटर पर खड़े होकर भी बियर पी रहे थे। इमरान ने अपना ग्लास उठाया और काउंटर के कोने में जाकर खड़ा हो गया। गरेटा कुछ फासले पर एक ग्राहक को बियर की बोतल खोल कर दे रही थी। उसने इमरान की तरफ देखा तो इमरान ने उसे हल्का सा इशारा करके अपनी तरफ बुलाया। गरेटा? गरेटा ने करीब आकर पूछा, यस मिस्टर, क्या चाहिए? उस वक्त गरेटा और इमरान के करीब कोई ग्राहक नहीं था। इमरान ने ग्लास की तरफ इशारा करके कहा, मैडम सोडा जरा ज्यादा तेज नहीं है? गरेटा ने रुमाल से काउंटर का संगमरमर का पैनल साफ करते हुए कहा, आजकल ऐसा ही सोडा सप्लाई होता है। इमरान ने कहा, मिस गरेटा? लड़की ने निगाह उठाकर पूछा, यस। इमरान ने पूछा, तुम्हारा नाम मिस गरेटा है? वो बोली, यस। क्यों, क्या बात है? इमरान ने सत्तार सेठ के बताए हुए कोड अल्फाज में कहा, मुझे टोनी अकॉर्डियन बजाने वाले ने बंबई से तुम्हारे पास भेजा है। गरेटा ने गौर से इमरान को देखा, फिर दाएं बाएं देखते हुए पूछा, टोनी का क्या हाल है? इमरान ने कहा, उसने तुम्हारे नाम एक खत भेजा है। लड़की गरेटा ने इमरान के ग्लास में मजीद सोडा डालते हुए जेरे लब आहिस्ता से कहा, डाक बंगले के पीछे बरामदा है। बरामदे के कोने में एक कमरा है, उसका दरवाजा खुला है, वहां चलकर बैठो। उसके फौरन बाद गरेटा दूसरे ग्राहकों की तरफ मुतवज्जे हो गई। इमरान ने सोडे का एक घूंट पिया।
काउंटर की प्लेट में सोडे की बोतल के पैसे और बैरे का टिप रखा और खामोशी से बाहर निकल गया। वो ऊपर से होकर डाक बंगले के अकब में आ गया। उस तरफ बरामदा था। बरामदे की एक तरफ लकड़ी के खाली खोखों का अंबार लगा हुआ था। दूसरी जानिब एक पुराना दरवाजा था जो थोड़ा सा खुला था और जिसके बाहर लोहे की 2-4 कुर्सियां पड़ी हुई थी। इमरान बड़े आराम से टहलता हुआ कमरे के अंदर घुस गया। ये कमरा क्या था? एक कबाड़ खाना था। हर किस्म की टूटी फूटी चीजें वहां पड़ी हुई थी। इमरान एक खाली खोखे पर बैठ गया। वहां बैठने की सिर्फ यही एक जगह उसे नजर आई। थोड़ी देर के बाद उस कबाड़ खाने के बगली छोटे दरवाजे में से गरेटा अंदर आई। कहने लगी, खत मुझे दे दो। तुम कहाँ ठहरे हुए हो? इमरान ने जैकेट की अंदरूनी जेब से प्लास्टिक के कागज में लिपटा हुआ बंद लिफाफा निकाल कर गरेटा को दे दिया। गरेटा ने उसी वक्त लिफाफा अपने लिबास के अंदर छुपा लिया। इमरान ने कहा, मुझे सत्तार सेठ ने कहा था कि रात वहीं डाक बंगले में रह लेना और दूसरे दिन वापस बंबई चल पड़ना। गरेटा ने कहा, तुम अभी बाररूम में चलकर बैठो, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे पास बियर की बोतल लेकर आऊंगी और तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें रात कहाँ बसर करनी है। अब जाओ। इमरान उसी वक्त उठा और कमरे से निकलकर बरामदे से होता हुआ बाररूम के कोने में आकर बैठ गया। बाररूम शराब पीने वालों से भर चुका था। इमरान कोने की कुर्सी पर बैठा हुआ था। बैरे ने उससे पूछा तो उसने सोडे की एक और बोतल मंगवा ली। बाहर शाम का धुंधलका रात के अंधेरे में बदल रहा था। बाररूम में बहुत रौनक थी। बत्तियां जगमगा रही थी। गरेटा भी काउंटर पर वापस आकर अपने काम में मसरूफ हो गई। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो दूर से इमरान को देख लेती। इतने में अचानक बाहर पिस्तौल के 3-4 फायरों के धमाकों की आवाज आई और उसके साथ ही 4-5 आदमी जिन्होंने चेहरों पर डांटे बांधे हुए थे, राइफलें हाथों में लिए बाररूम में दाखिल हो गए और उन्होंने राइफलों की नालियां छत की तरफ करके ऊपर तले 6-7 फायर झोंक दिए। बाररूम में अफरा तफरी मच गई। सारे शराबी अपने ग्लास और बोतलें छोड़कर बाहर को भाग गए। सिर्फ इमरान कोने में बैठा रहा। उसके बाद एक ऊंचा लंबा चौड़ा चकला बड़ी बड़ी मूंछों वाला गोरा चिट्टा आदमी बाररूम में दाखिल हुआ। उसके कंधे पर मैगजीन की बेल्ट लटक रही थी। उसने खाकी पतलून और शिकारियों वाली बुशर्ट पहनी हुई थी। हाथ में स्टिन गन थी। आते ही वो काउंटर की तरफ मुड़ गया। काउंटर पर सिर्फ 2 लड़के और एक गरेटा ही रह गई थी। बाकी सब नौकर डर कर भाग गए थे। इमरान समझ गया कि ये डाकू किस्म के लोग हैं और लूट मार करना उनका पेशा है और ये दराज कद गोरा चिट्टा इनका सरदार है। बाररूम के ग्राहकों में से सिर्फ इमरान ही कोने वाली मेज पर बैठा रह गया। बाकी सारी कुर्सियां खाली थीं, जिन पर डाकू बैठकर बियर वगैरह पीने में मसरूफ हो गए थे। डाकुओं का सरदार काउंटर के पास गया और उसने गरेटा से कहा, हमें शराब पिलाओ लड़की, हम स्कॉच पियेंगे। और वो मूंछों पर हाथ फेरता काउंटर के पास ही एक खाली मेज पर बैठ गया। वो डाकू उठकर उसके पास आकर कुर्सियों पर बैठ गए और अपनी अपनी राइफलें मेज पर रख दी। एक डाकू ने सरदार से कहा, सरदार मैं कैश देखता हूँ। सरदार ने कहा, अबे जा, जितना कैश है उठा कर ले आ। डाकू उठकर काउंटर के पीछे उस जगह गया जहां कैश वसूल किया जाता था। उसने जल्दी जल्दी दराज खोलकर उसमें से सारे नोट और नकदी निकालकर अपने थैले में डाली और सरदार के पास आकर थैला उसके आगे रखते हुए बोला, 6-7 हजार ही की रकम है सरदार। सरदार ने कहा, अबे चल, इतनी ही सही, हम तो यहाँ शराब पीने आए हैं, लूटने नहीं आए, ले जा, ये तेरा इनाम है। और सरदार ने एक मूंछ को उंगलियों से मरोड़ते हुए गरेटा से कहा, ओ लड़की, तूने अभी तक शराब नहीं भेजी हमारे लिए, क्यों? गरेटा ने सहमी हुई आवाज में कहा, ला रही हूँ सर। और गरेटा एक ग्लास और एक बोतल लेकर काउंटर से निकलकर डाकुओं के सरदार की मेज के करीब आई और बोतल और ग्लास सरदार के सामने रख दिया। दूसरे डाकू ने गरेटा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, मैं तुमसे शादी करूंगा। और दूसरे डाकू खिलखिलाकर हंसने लगे। वो धड़ाधड़ बियर की बोतलें खाली कर रहे थे। गरेटा अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और डाकू ने उसे अपनी गोद में ही गिरा लिया था और उसके साथ तशद्दुद कर रहा था। इमरान कोने वाली मेज से उठकर डाकू के पास आया और उसने डाकू से कहा, औरत पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कैसे मर्द हो तुम? डाकू का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने गरेटा को छोड़ दिया और उठकर अपनी राइफल की नाली इमरान के सीने से लगा दी। डाकुओं का सरदार ये सारा मंजर मुस्कुराते हुए और शराब के घूंट चढ़ाते हुए खामोशी से देख रहा था। दूसरे डाकू भी वहां पहुंच गए थे। सबने हथियार संभाल लिए। इमरान ने कहा, सिर्फ बुज़दिल आदमी ही निहत्थे आदमी पर गोली चलाते हैं। तुम देख रहे हो कि मेरे पास कोई पिस्तौल बंदूक नहीं है। डाकू ने राइफल मेज पर रख दी और इमरान को जोरदार घूंसा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि इमरान ने नीचे से डाकू के पेट पर इतने जोर से लात मारी कि वो दोहरा हो गया। इमरान ने ऊपर से उसकी गर्दन पर हाथ मारा। ये एक कमांडो का फौलादी हाथ था। डाकू मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा और वहीं पड़ा पड़ा कराहने लगा। गरेटा काउंटर के पीछे सहमी हुई खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। दूसरे डाकुओं ने इमरान पर गोलियां चलानी चाहीं तो सरदार ने उन्हें रोक दिया और गरज कर कहा, खबरदार,
कोई फायर न करे। फिर उसने कुर्सी पर बैठे बैठे इमरान से कहा, बड़े बहादुर मर्द हो, कहाँ के रहने वाले हो? इमरान ने कहा, बम्बई से यहाँ सैर करने आया हूँ। सरदार ने दूसरा सवाल किया, बम्बई में क्या करते हो? इमरान ने कहा, मेहनत मजदूरी करता हूँ, तुम्हारी तरह लोगों की कमाई लूट कर हराम नहीं खाता। सरदार का हाथ बेख्तियार स्टेन गन पर चला गया। दूसरे डाकुओं ने राइफलें इमरान की गर्दन के साथ लगा दी। एक डाकू ने चीख कर कहा, सरदार हमें क्यों रोक रहे हो? उस आदमी ने तुम्हारी बेइज्जती की है। सरदार ने हाथ बुलंद कर दिया। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, अरे नहीं रे नहीं, क्यों ना हक गुस्से होते हो? अरे ये बहादुर आदमी है। इतने में बाहर राइफलों के फायर के 3-4 धमाके हुए और एक डाकू घबराया हुआ अंदर आकर बोला, सरदार पुलिस ने हमें घेरे में ले लिया है। सारे डाकू बाररूम की ऊपर वाली गैलरी में जाकर छुप गए। सरदार को ऊपर गैलरी में जाने का मौका न मिल सका क्योंकि पुलिस के सिपाहियों की आवाजें बाररूम के दरवाजे के करीब आ गई थीं। डाकुओं का सरदार दौड़कर दीवार पर गिरे हुए भारी पर्दे के पीछे छुप गया। पुलिस अंदर आ गई। 6-7 मुसल्ला सिपाही थे। एक दरमियाने कद का पुलिस इंस्पेक्टर पिस्तौल हाथ में लिए आगे आगे था। इमरान काउंटर पर गरेटा के करीब आकर खड़ा हो गया। उस काउंटर के सारे लड़के फरार हो चुके थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने इमरान से पूछा, तुम यहाँ काम करते हो? इमरान ने कहा, जी हाँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, यहाँ डाकू आए थे, वो कहाँ गए? इमरान ने गरेटा को आंखों से इशारा किया कि तुम खामोश रहना। इमरान ने कहा, डाकू आए थे, काउंटर का सारा कैश लेकर उसी दरवाजे से भाग गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने सिपाहियों से कहा, वो रंगापत बावनी में गए होंगे, उन्हें जंगल में घुसने से पहले पकड़ना है, जल्दी चलो हरामखोरो। और पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस की सारी गार्ड को लेकर बाररूम के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। पुलिस के जाने के बाद बाररूम में सन्नाटा सा छा गया। एक एक करके सारे डाकू गैलरी से नीचे उतर गए। डाकुओं का सरदार भी पर्दे के पीछे से निकलकर इमरान के पास आकर खड़ा हो गया। सब डाकू हैरत ज़दा होकर इमरान को देख रहे थे कि अभी तो ये आदमी उनके साथ मरने मारने पर उतरा हुआ था और अब उसने उन्हें पुलिस से बचा लिया। डाकुओं का सरदार तहसीन आमेज नजरों से इमरान की तरफ देख रहा था। गरेटा भी हैरान थी कि इमरान ने ऐसा क्यों किया। सरदार ने आगे बढ़कर इमरान के कंधे पर हाथ मारा और बोला, अरे तूने मुझे खरीद दिया है। मेरा नाम तोर खां है। मैं सतपड़ा के इलाके का सबसे बड़ा डाकू हूँ। कभी कोई काम पड़े तो मेरे पास आ जाना। मैं चंपा दत्त के जंगलों में तुम्हें कहीं न कहीं मिल जाऊंगा। डाकुओं के सरदार ने अपनी जमुर्द की अंगूठी उतार कर इमरान को दी और कहा, ये ले, इसे अपने पास रख ले, ये तोर खान की दोस्ती की निशानी है। फिर उसने डाकुओं से कहा, उस तरफ से निकल चलो। सारे डाकू चश्मे जदन में बाररूम से गायब हो गए। बाररूम एक बार फिर खाली हो गया। गरेटा ने इत्मीनान का सांस लिया। उसने इमरान से पूछा, तुमने डाकुओं को पकड़वाया क्यों नहीं? इमरान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पता नहीं क्यों, मुझे डाकू लोग शुरू ही से बड़े अच्छे लगते हैं, बस इसीलिए मैंने उन्हें नहीं पकड़वाया। इतने में बाररूम के स्टाफ के दूसरे लोग भी जो चूहों की तरह इधर उधर दुबक गए थे बाहर निकल आए। जब उन्हें पता चला कि डाकू चले गए हैं और पुलिस भी उनके पीछे गई है तो उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। गरेटा ने इमरान से कहा, तुम डाक बंगले की लॉबी में जाकर बैठो। इसी दौरान डाक बंगले के होटल का दूसरा स्टाफ और गार्ड भी घबराए हुए रूम में आ गए और पूछने लगे कि डाकुओं ने किसी का खून तो नहीं किया। गरेटा ने कहा, सिर्फ कैश ले गए हैं। इमरान इस दौरान बाररूम से बाहर निकल गया था। बाहर एक जानिब छोटी सी लॉबी थी जहाँ कुछ आराम कुर्सियां और मेजें लगी हुई थी। सामने एक काउंटर था जहाँ सिर्फ एक बूढ़ा शख्स होटल के स्टाफ की वर्दी पहने किसी को फोन पर कह रहा था, डाकू फरार हो गए हैं, पुलिस उनका पीछा कर रही है। नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। जी हाँ। ऊपर से कुछ सयाह किस्म के लोग भी नीचे आ गए थे और मालूम कर रहे थे कि ये फायरिंग की आवाजें कैसी थीं। इमरान लॉबी के कोने में एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। डाकुओं के सरदार तोर खान की दी हुई जमुर्द की अंगूठी उसने जेब से निकाली। उसे गौर से देखने लगा। उसे कीमती पत्थरों की बिल्कुल पहचान नहीं थी। सिर्फ उसे मालूम था कि सब्ज रंग के पत्थर को जमुर्द कहते हैं। उसने अंगूठी दोबारा अपनी जेब में रख ली। डाक बंगले का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया था। लोग आने जाने लगे थे। बाररूम की तरफ बियर वगैरह से दिल बहलाने वाले शौकीन जाने लगे थे। लॉबी में भी कुछ लोग बैठे चाय वगैरह पी रहे थे। कमांडो इमरान वैसे अपने तौर पर कुछ हैरान भी था कि ऐन वक्त पर उसने डाकुओं को क्यों बचा लिया, लेकिन वो खुश भी था। उसे डाकू लोग शुरू से ही अच्छे लगते थे। चोरी तो घटिया काम होता है। डाकू चोरों के मुकाबले में बहादुर और मुख्तलिफ लोग होते हैं। वो गरीबों को नहीं लूटते फिरते, वो सिर्फ दौलतमंद लोगों के हाथ डाके डालते हैं और फायरिंग करते आते हैं और फायरिंग करते चले जाते हैं। उसके अलावा उसे डाकुओं का सरदार तोर खान अच्छा आदमी लगा था। अगर वो हल्के किरदार का आदमी होता तो जिस तरह इमरान ने उसके साथी को मार मार कर अदमुआ कर दिया था तो वो इमरान को निहत्ता होने के बावजूद गोली मार देता। उसने बहादुरी का सबूत दिया और ऐसा नहीं किया
बल्कि इमरान की बहादुरी को पसंद किया। पुलिस के आने पर डाकू जब गैलरी में जाकर छुप गए थे तो उन्होंने वहां पोजीशनें संभाल ली थी और अगर पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती तो वहां मैदान जंग का मंजर बर्पा हो जाता, मगर इमरान ने उन्हें खून खराबा करने से बचा लिया था। जब इमरान को लॉबी में बैठे आधा घंटा गुजर गया तो उसने चाय मंगवा ली और चाय पीते हुए गरेटा का इंतजार करने लगा। आखिर गरेटा आ गई। आते ही बोली, आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। तुम ऐसा करो, डाक बंगले से बाहर निकलकर शहर की तरफ जो सड़क जाती है उस पर चलते जाना। शहर से पहले उस सड़क पर से एक पगडंडी निकलकर नारियल के दरख्तों की तरफ जाती है। उन दरख्तों के पीछे तुम्हें कुछ मकान नजर आएंगे, वहां हमारा मकान है। उसका नंबर 105 है। उसके बरामदे में बांस की आराम कुर्सियां पड़ी हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ उसी मकान में रहती हूँ। मुझे अपना नाम बता दो, मैं मम्मी को फोन कर देती हूँ। तुम उन्हें अपना नाम बताना, वो तुम्हें रिसीव कर लेंगी। इमरान ने गरेटा को अपना नाम इमरान ही बताया। गरेटा ने एक चिट पर अपना नाम लिखकर चिट इमरान के हवाले की और कहा, ये चिट मेरी मम्मी को दे देना, मैं कुछ देर बाद आऊंगी। ओके। इमरान ने कहा ओके। उसने चिट जेब में रख ली। गरेटा बाररूम की तरफ चली गई थी। इमरान डाक बंगले से निकलकर शहर की तरफ जाती सड़क पर चल पड़ा। काफी आगे जाकर सड़क की दाएं जानिब एक पगडंडी निकलती थी। रात की तारीकी छा चुकी थी। वहां कोई रोशनी वगैरह नहीं थी, लेकिन पगडंडी साफ नजर आ रही थी और दूर कहीं फासले पर नारियल के दरख्तों के पीछे कुछ मकानों की रोशनियां भी दिखाई दे रही थी। इमरान पगडंडी पर चल पड़ा। नारियल के दरख्तों के काफी झुंड थे। मकानों के पास आकर रुक गया। ये ढलवान छतों वाले लकड़ी के कैबिन नुमा मकान थे। हर मकान के आगे बरामदा था। सीढ़ियां ऊपर बरामदे को जाती थी। मकान के बाहर रोशनी हो रही थी। गरेटा ने अपने घर का नंबर 105 बताया था। किसी मकान के अंदर से फिल्मी गाने की आवाज आ रही थी। इमरान एक मकान के सामने जाकर रुक गया। उसने जरा आगे होकर बरामदे के सुतून के साथ लगी हुई प्लेट पर नंबर पढ़ा। रोशनी में उसने देखा ये 104 था। इसका मतलब था कि 105 नंबर का मकान आगे था। दूसरा मकान चंद कदमों के फासले पर था। दूसरे मकान पर खामोशी छाई हुई थी। बरामदे में भी रोशनी थी और अंदर एक दो कमरों में भी रोशनी हो रही थी। इमरान ने आगे बढ़कर मकान का नंबर देखा। ये 105 नंबर ही था। यही गरेटा का मकान था। इमरान ने कॉल बेल का बटन दबा दिया। उसे घंटी की दबी हुई आवाज सुनाई दी। दूसरी दफा घंटी बजाने पर एक बूढ़ी मुलाजिमा ने बाहर आकर पूछा, कौन है? इतने में भारी बदन की एक और अधेड़ उम्र औरत बाहर आ गई। उसने अंग्रेजी गाउन पहन रखा था। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने कहा, मेरा नाम इमरान है। और इमरान ने जेब से गरेटा की चिट निकालकर उस खातून को दे दी। उसने चिट को रोशनी में पढ़ा और मुलाजिमा से कहा, चलो तुम जाकर चाय तैयार करो। और इमरान से कहा, अंदर आ जाओ सनी। सनी से मुराद यानी बेटा। इमरान उसके पीछे पीछे मकान में दाखिल हो गया। सादा सा दरमियाने तबके के ईसाई घराने का मकान था। ड्राइंग रूम बड़े सलीके से सजाया गया था। सादा सा फर्नीचर था। दीवार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीरें लगी हुई थी। गरेटा की मम्मी इमरान को दूसरे कोने वाले एक छोटे से कमरे में ले गई। कमरा बहुत छोटा था। लोहे के पलंग पर गदेले और ऊपर चादर बिछी हुई थी। उसके ऊपर मच्छरदानी लगी थी। पंखा चल रहा था। पलंग के पास 2 कुर्सियां रखी थी, जिनके दरमियान एक छोटी सी बांस की तपाई पर एस्ट्रे पड़ा था। बाहर दरख्तों की तरफ खुलने वाली खिड़की पर बारीक जालीदार पर्दा गिरा हुआ था। गरेटा की मम्मी ने कहा, बाथरूम कमरे के साथ ही है, तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाई देती हूँ। गरेटा ने मुझे फोन कर दिया था, वो भी आज जल्दी आ जाएगी। तुम खाने में क्या पसंद करोगे? हमने तो मछली बनाई है। इमरान ने कहा, मैडम मुझे भी मछली पसंद है, यही ठीक रहेगी। गरेटा की मम्मी चली गई। कुछ देर के बाद मुलाजिमा चाय मेज पर रख कर चली गई। इमरान हल्का हल्का घूंट भर कर चाय पीने लगा और गरेटा का इंतजार करता रहा। दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।